नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक को दी मंजूरी। देश में अब तक 3 करोड़ 50 लाख से अधिक लगाए जा चुके हैं कोविड के टीके। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान सभी लोगों को ध्यान में रखकर संवेदनशीलता से किया गया है तैयार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक संसद के मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इस संस्थान से देश में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि कोष बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इसके लिए शुरुआती अनुदान 5,000 करोड़ रुपए का होगा और इतनी ही राशि का अतिरिक्त अनुदान होगा। Taken a decision to set up a development finance institution through which we will have an institutional arrangement which will help in raising long-term funds. The budget provides for the initial amount. I had announced it in the budget saying capital infusion from our side would be about 20,000 crores and initial grant of 5,000 will also be made, and this year itself capital infusion is 20,000 crores. Additional increments of the grant will also be made within the 5,000 limit that has been given to the finance minister. उन्होंने बताया कि सरकार इस संस्थान को कुछ प्रतिभूतियां जारी करने पर भी विचार कर रही है, जिससे कोष की लागत कम हो सकेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को बाजार से बड़ी राशि प्राप्त होने की आशा है। उन्होंने बताया कि संस्थान अगले कुछ वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए तक जुटा सकता है। संस्थान को 10 साल की लंबी अवधि के लिए कुछ कर लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिन बैंकों के निजीकरण की संभावना है वे भी निजीकरण के बाद काम करना जारी रखेंगे और कर्मियों के वेतन या पेंशन संबंधी सभी हितों का ख्याल रखा जाएगा। भारत में अब तक 3 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 21,17,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण का कार्यक्रम सरकारी व निजी अस्पतालों में चल रहा है और लोग टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के समय ये लोग खुश दिखाई दिए। सब लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए जिनकी एलिजिबिलिटी बन रही है, क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कंट्री में और इसका फ़ायदा सब लोगों को उठाना चाहिए। इस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। इस समय देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.56% है। पिछले 24 घंटों में 17,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक इस बीमारी से 1 करोड़ 10 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 2,34,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 2.05% है। कोविड मामलों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 28,903 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कोविड से 188 मौतें हुई हैं। इसे मिलाकर देश भर में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,59,000 से अधिक हो गई है। हरियाणा में सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राज्य में 7.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उन्होंने कहा कि गत सोमवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,60,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में सावधानियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और प्रदेश में RT-PCR टेस्ट दर
प्रतिशत प्रतिदिन तक बढ़ाई जा रही है। पहले की तरह 25 से 30 हजार टेस्ट रोजाना करवाए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। विधायकों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों और अन्य विषयों पर प्रश्न पूछे गए। अधिकतर विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने कई विषयों पर सरकार का ध्यान दिलाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश का वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान पूरे प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर बड़ी संवेदनशीलता के साथ तैयार किया गया है। बजट में सिंचाई व कृषि पर विशेष फोकस करते हुए इस बजट को किसानों को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, विधानसभा ने 12 मार्च को रखे गए बजट अनुमानों पर चर्चा के बाद सदन में कहा कि वर्ष 2020-21 के पिछले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 5052 करोड़ रुपए किए गए थे, जो वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में 6111 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो 20.9% की वृद्धि को दर्शाता है। रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाता है, इसको कम करने की सब लोग कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंस बढ़ाओ। कैपिटल बढ़ाओ तो या तो बजट बढ़ाओ, या ऋण ज्यादा लो, या थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस पर। हम इसके लिए एक रैशनलाइजेशन हर एक चीज की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे रेवेन्यू के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, ऐसी रैशनलाइजेशन कि कितने संस्थान हमको और खोलने चाहिए और कौन से संस्थान अनप्रोडक्टिव हैं उनको बदल करके और चीजों में उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए पिछले वर्ष के संशोधन अनुमान 2892 करोड़ रुपए के थे। इस वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में इसे बढ़ाकर 5081 करोड़ रुपए किया गया है, जिसमें 75% की वृद्धि है। मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि कोविड-19 के बावजूद हम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं वित्त प्रबंधन के मानदंडों को बनाए रखने में सफल रहे हैं और अपने पड़ोसी राज्य पंजाब, राजस्थान से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरे प्रदेश का बजट है और ये जनता को अर्पण किया गया है, न किसी क्षेत्र विशेष को। पंजाब सरकार ने राज्य में नदियों के पानी की सफाई के लिए एक व्यापक मुहिम शुरू की है। वातावरण बचाओ मुहिम के अंतर्गत नदियों में पानी के प्रदूषण को घटाने के लिए 2140 करोड़ रुपए की लागत के साथ अलग अलग कार्य शुरू किए गए हैं। स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों में सीवरेज डालना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा नदियों के साथ लगते 13 शहरों के नालों में सफाइयों का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, जो 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। यह कार्य मुख्य तौर पर उन शहरों में जाएगा जहां इस समय पर सीवरेज प्रणाली मौजूद नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार ने पवित्र नगरी अमृतसर को डीजल से चलने वाले ऑटो से मुक्त करके इनको इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में बदलने का फैसला किया है, जिससे इनसे होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नकेल कसी जा सके। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन की अध्यक्षता अधीन हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में फैसले लिए गए, जिसके दौरान राज्य में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया गया। स्थानीय निकाय विभाग ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि नदियों के साथ लगते शहरों में 38 STP स्थापित करने का काम जल्द ही अलॉट कर दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के शारीरिक व मनोवैज्ञानिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पोषण अभियान के तहत विशेष पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 8 मार्च 2018 को शुरू किए गए पोषण अभियान को केंद्र शासित प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा शुरू करने की रस्म की अध्यक्षता प्रशासक VP सिंह बदनौर द्वारा की गई। इस पखवाड़े दौरान बच्चों के पोषण प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आंगनवाड़ियों, स्कूलों व अन्य स्थानों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम करवाए जाएंगे। इस पखवाड़े के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य प्रति भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों को खून की कमी और छोटे बच्चों के मानसिक विकास प्रति विशेष ध्यान दिया जाएगा। 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास प्रति पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एक कार्ड स्कीम शुरू की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर इस आयु वर्ग के बच्चों की सभी जानकारी प्राप्त करके कार्ड तैयार करेंगे। इस पखवाड़े के दौरान बच्चों को संतुलित भोजन उपलब्ध करवाने के लिए भोजन सामग्री, फल व दवाइयां भी वितरित की जाएंगी।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चंडीगढ़ में भी छोटे दुकानदारों के लिए मददगार साबित हो रही है। सेक्टर 22 में कपड़े बेचने का कार्य करने वाले अमित ने भी इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया। उन्होंने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। मैं सेक्टर 22 में शास्त्री मार्ग में अड्डा लगाता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 10,000 का अपना लोन दिया गया है, जिसकी वजह से मैं अपना काम करके अपने पैरों पे खड़ा हूँ। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ आगे सरकार हमारी ऐसी ही थोड़ी मदद करती रहे। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सब है। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।